जय हिंद दोस्तों। आइए आज की वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज का ये वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले हम चैप्टर बाई चैप्टर सबका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सभी चैप्टर से जो भी आई क्वेश्चन पूछेगा हमारे लिए बोर्ड में उस पर ध्यान देंगे। आइए, पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। कहाँ राष्ट्रवाद? तो यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन हमारा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो दोस्तों, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में इनमें से कौन सा देश था? तो ऑप्शन ए में है परसा, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो हमारा होगा इसमें ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रिया। चलिए दो में देखते हैं। दो में है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार इनमें से कौन था? तो ए में है मेजनी, बी में है गैरीबोल्डी, सी में है लेनिन और डी में है बिस्मार्क। तो इनमें से लेनिन जो था वो क्या जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था? कौन था? तो लेनिन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा लेनिन। चलिए तीन में देखते हैं। तीन में है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क, जो ये बिस्मार्क था, इटली के एकीकरण में इसका कोई भी संबंध नहीं है। किसका? तो बिस्मार्क का। ठीक है। मेजनी का संबंध था इटली के एकीकरण से काउंट काबूर। ये इसका जो काबूर है, इसका फुल नाम था काउंट काबूर। ये काउंट काबूर का भी एक इटली के एकीकरण में संबंध था, मतलब उसमें कुछ भूमिका था इसका, और गैरीबोल्डी का भी इसमें भूमिका था। ठीक है। अब देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? तो क्या कहिएगा आप लोग? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की जो क्रांति था उसके बाद जब फ्रांस में क्या हुआ, शासन का स्थापना हुआ, तो उस समय राजा बनाया गया चार्ल्स एक्स को। ठीक है। जो संवैधानिक राजतंत्र क्या हुआ, स्थापित हुआ। क्या क्या स्थापित हुआ? तो संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर 1871 में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। किस पर? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर कब हुआ था हस्ताक्षर? तो 1871 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और इसका अध्यक्षता किया था कौन? तो मेटरनिक। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो था वो विक्टर इमैनुअल को किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसके पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए आगे देखते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। किसने किया था? बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। ठीक है। और क्या किसका नीति किया, अवलंबन किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। किसने किया था? तो बिस्मार्क। और एक और राजा हुआ करता था जो भारत में था, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था उसका? बलबन। वो भी रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। या बी से देखिए, बी से बिस्मार्क और बी से बलबन। जो बलबन था वो हमारे देश यानी भारत का एक शासक था, लेकिन ये जो बिस्मार्क था यह भारत का नहीं था। ठीक है। लेकिन पूछेगा रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो क्या कहिएगा आप लोग? बिस्मार्क। हमारे आपके लिए, आप में जो पूछेगा उसमें क्या आएगा? बिस्मार्क ही आएगा। बिस्मार्क ही आप दीजिएगा। और अगर बलबन आएगा तो बलबन भी दीजिएगा। ठीक है। बी से ब से बिस्मार्क और ब से बलबन, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों, यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था। ठीक है। अब देखिए 10 में है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को कहा जाता है क्या? यूरोप का मरीज। चलिए आगे देखते हैं। 11 में है,
जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 13 नंबर। गैरीबल्डी बोल्डी पेशे से क्या था? तो दोस्तों गैरीबल्डी जो था वो पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। पूछेगा गैरीबल्डी पेशे से क्या था तो क्या कहिएगा? गैरीबल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। ठीक है, चलिए अब देखिए, जालबेरिन एक संस्था थी। जालबेरिन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। किसका संस्था थी? तो व्यापारियों का। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए 15 नंबर में देखते हैं। 15 नंबर में हमारा है 1829 के एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो दोस्तों 1829 का जो एड्रियानोपोल की संधि थी वह तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंदर आते हैं। चलिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो क्या होगा? यूनान होगा। क्या होगा? यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो साहित्य एवं ज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान का जो युद्ध था इसके बाद क्या हुआ? सीदान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। ठीक है, कब? तो सीदान के युद्ध के बाद। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो क्या कहिएगा? बुर्बो राजवंश। कौन राजवंश? तो बुर्बो राजवंश। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो राजवंश। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर में है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी। ठीक है, जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी संगठन से था। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों सीडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में है गस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों गस्टिन की जो संधि थी वो 1865 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1865 ईस्वी में। 24 में मेटरनी का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनी का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? मई 1848 ईस्वी में। कब हुआ था? मई 1848 ईस्वी में मेटरनी का क्या हुआ था? पतन हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों जो नेपोलियन संहिता थी वो 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? तो 1804 ईस्वी में। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था? इटली और जो जर्मनी था उसके एकीकरण के विरोध में कौन था? तो जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था वो नहीं चाह रहा था तो कि जो इटली और जर्मनी है इसका एकीकरण पूरा हो। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण था वह सन 1870 ईस्वी में क्या हुआ था? पूरा हुआ था। सन 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। कब? तो जर्मनी का एकीकरण। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वियना सम्मेलन या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो क्या बोलिएगा? आप लोग पहले ही हम बताए थे कि मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख। जब ये क्या कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। कब हुआ था? 1815। 14 या 15 दोनों बोलिएगा, 14 और 15 आता है। ठीक है, तो 14 और 15 ईस्वी में हुआ था जिसका अध्यक्ष कौन था? तो मेटरनिख था। ठीक है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो दोस्तों जो गीजो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो जो सेडोवा था उसका युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। क्या? सेडोवा का युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है
मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक जो व्यवस्था था उसका उद्देश्य था पुनर्व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। क्या करना? पुनर्व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वियना किस देश की राजधानी थी? तो दोस्तों जो वियना था वो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। कौन? वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। 33 नंबर क्वेश्चन में है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों जो क्रीमिया का युद्ध था वो 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं क्या है। तो दोस्तों ये पढ़ते रहिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से जो आपकी किताब में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो जो फ्रांस का क्रांति था उसी से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ठीक है, कब? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में है ओटो का निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो जो ओटो था उसे यूनान का राजा घोषित किया गया। कहाँ का? तो यूनान का। ओटो को यूनान का राजा घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 36 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो काउंट काबूर था उसकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो यूनान को। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कह रहा है सीडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच में। किसे के बीच में हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच में। क्या हुआ था? सीडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रासा और फ्रांस के बीच में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो दोस्तों 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, वैसे ही है 40 नंबर किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो जर्मनी था उसका एकीकरण पूरा हुआ। किसके द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा जो एक जर्मनी था उसका एकीकरण पूरा हुआ। आइए 41 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन में है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों बूडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। कहाँ? बूडापेस्ट जो है वो कहाँ की राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल कुर्ती का गठन किया था कौन? तो गैरीबोल्डी। कौन किया था? गैरीबोल्डी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।